है ना। वही चीज़ देखो डायरेक्ट वो नहीं बनाया मैंने, डायरेक्ट 4 सिक्कों लिख के दिखाता हूँ, है ना। पहली बार में हेड टेल हिस्ट्री बदल जाना, हेड टेल, फिर क्या आएगा हेड फिर टेल। अभी हमें इन्हीं 2 बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए, बाकी कुछ और बातें भी हैं, अगर आप पूरा जानना चाहते हो तो आप वो लेक्चर देख लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, तो शॉर्टकट में लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ई के पास कितने थे और नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस हमेशा नीचे आता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ये लंबी चौड़ी चीज़ लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि कलर याद हो जाते हैं आपको इससे, जो नाम है देखो, पान खा के थूकते तो लाल कलर आता है, यानी पान का पत्ता लाल होता है, ठीक है। ईंट आपने देखी है, ज़्यादातर ईंटें जो होती हैं, है ना, ट्रेडिशनली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रेड कलर की आती हैं, तो मतलब ये भी देखो। और 6 से छोटी संख्या मतलब क्या सर, 1 6 से छोटा है, 2 भी 6 से छोटा है, 3 4 5 6 से छोटे हैं, 6 6 से छोटा नहीं होता, बराबर होता है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल है। देखो यार 14.2 का वेट आप सब कर रहे थे, तो आज हम देखने वाले हैं 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ पर देखो हम क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करेंगे उनके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा, बट फिर भी अगर आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट सारे देखने हैं तो इसका 1 शॉट लेक्चर भी मैंने बना रखा है, यानी इसका जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर, उसको आप देख लेना। सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी हैं उसमें बहुत सारे, तो वो भी आप देख सकते हो। मतलब ओवरऑल आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा उस लेक्चर को देखने के बाद। साथ ही साथ 14.1 हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मैं ये सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, तो मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा इस लेक्चर में, क्योंकि मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है। हाँ, साथ के साथ मैं बताता रहूँगा। तो देखो, और एक बात और यार, है ना, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी यार, तो यहाँ पे जाना, है ना, और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इस लेक्चर के खत्म होने के 10 से 15 मिनट के अंदर मैं अपलोड कर देता हूँ पीडीएफ, ठीक है। देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, प्रतिदर्श समष्टि यानी जो सैंपल स्पेस होता है ना, उसमें मान लो ये चीज़ें आ रही है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से लेके ओमेगा 7 तक, ठीक है। तो इसके परिणामों के लिए जो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है वो हमें यहाँ पे दी गई है, और हमें बताना है कि कौन सा निर्धारण वैध है और कौन सा वैध नहीं है, कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था सर, देखो जिनको ये नहीं पता कि प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस क्या होता है, तो ऐसे समझ लो कि जो भी आउटकम्स आती हैं उनसे एक समुच्चय बना दिया। जैसे आपने सिक्का उछाला, अब सिक्के में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ये आउटकम्स आ सकती हैं, इसका एक समुच्चय बना दो। तो अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो क्या क्या चीज़ें आ सकती थी, उसके समुच्चय को हम बोलेंगे उसका सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि। इसी तरह से अगर आपने एक पासा उछाला तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है ना। इसी तरह से 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो इससे एक समुच्चय बनाओगे तो ये बन जाएगा उसका एक सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे मान लो कुछ, है ना, एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि उसमें जो आउटकम्स आई है वो क्या आई है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से लेके ऐसे ओमेगा 7 तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इनकी प्रोबेबिलिटी वैध है या नहीं, जो भी हमें दी गई है। तो ये देखो, इसके लिए मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, याद है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच पढ़ाई थी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। उसमें मैंने आपको कहा था, देखो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात ये कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, दुनिया में कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, है ना, उसके किसी भी आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। यानी कि वो या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी ही होगी, और कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, यानी कि 1 से छोटी रहेगी या बराबर रहेगी। ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वहाँ पे, है ना। दूसरी बात मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई अगर सभी जो भी सैंपल स्पेस में सभी परिणाम आ रहे हैं उनकी अलग अलग प्रायिकता निकाली जाए और सबको जोड़ दिया जाए तो हमेशा 1 आता है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि देखो अगर हम, है ना, पी ओमेगा आई मतलब क्या सर, 1 रखोगे तो ओमेगा 1, 2 रखोगे तो ओमेगा 2, 3 रखोगे तो ओमेगा 3, जहाँ तक गए हैं वहाँ तक, ठीक है। इन सभी का जो समेसन है वो कितना आता है, 1 आता है ना। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पहले आउटकम प्लस में दूसरी आउटकम, है ना, प्लस में तीसरी चौथी पांचवी, ऐसे जितने भी हैं, मान लो n है तो nth आउटकम, है ना, सैंपल स्पेस के आउटकम्स जो भी आ रहे हैं, ठीक है। अब उन सभी को जोड़ा जाए तो हमें 1 मिलता है, ये मैंने आपको बताया था। अभी हमें इन्हीं 2 बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए, बाकी कुछ और बातें भी हैं, अगर आप पूरा जानना चाहते हो तो आप वो लेक्चर देख लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 बातें पता होनी चाहिए, किसी की भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, ना 1 से बड़ी होनी चाहिए ना 0 से कम होनी चाहिए। इसी के,
है ना, रेंज में रहनी चाहिए। और सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम यानी कि जोड़ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो आप कहोगे वैलिड है यानी कि वैध है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहोगे कि वैध नहीं है। सर इसको रहने दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रहने देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं, है ना। पार्ट ए की बात करते हैं पहले। तो अगर आप पार्ट ए की बात करोगे सर, पार्ट ए की अगर आप बात करोगे तो देखो ये क्या चीज़ है, ये है ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो पहला आउटकम है सैंपल स्पेस का, जो पहला सैंपल पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है इतनी, ओमेगा 2 की प्रायिकता है इतनी, फिर 3 की इतनी, ये सब हमें प्रायिकताएं दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पहले क्या किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है क्या, नहीं है, किसी की भी 1 से बड़ी है क्या, नहीं है। तो मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। ए में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई किसी भी आउटकम की जो प्रायिकता है, आई से लिख दिया मैंने, समझ लो सब आ गया एक बार में ही, है ना। ओमेगा आई मतलब 1 रखोगे तो ओमेगा 1, 2 रखोगे तो ओमेगा 2, है ना, आई की जगह। मैं कहूँगा सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी है और 1 से छोटी है। चलो ये तो टिक हो गया, है ना, पहली कंडीशन ठीक हो गई। अच्छा इसके अलावा क्या सर, अगर हम समेसन निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई का, है ना, सबका समेसन निकाल दो सर। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1, फिर कितना है सर 0.01, है ना, 0.01। इसी तरह से अगर मैं सबको जोड़ूँ 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 है, फिर 0.2 और 0.6, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है सर, देखना ज़रा एक बार, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1, चाहे जोड़ के देख लेना, ठीक है। ये कितना आ रहा है, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब पहली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो हम कहेंगे कि यह वैध है ना। यानी कि पार्ट ए में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वैध है, यानी कि वैलिड है, ठीक है, यानी कि वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था। अब जैसे मैंने आपको पहला पार्ट करके दिखाया, ऐसे ही सारी चीज़ें हमें करनी है ना। अब जगह बनाने के लिए मैं थोड़ा सा, चलो इसको रहने देते हैं खैर, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे जब आप पीडीएफ देखोगे तो बता देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन नहीं किया मैंने, ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि भाई ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है ना। इसके हिसाब से आपको चीज़ें निर्धारित करनी है ना। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहला पार्ट समझ में आ गया। अच्छा बी पार्ट की हम बात करें, है ना, बी पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या होगा सर, चलिए बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट में अगर हम देखें तो सबकी देखो प्रोबेबिलिटी किसी की भी 1 से बड़ी नहीं है ना, 0 से छोटी भी नहीं है। 1/7, 1/7, 1/7 क्या भाई, जब नीचे वाला बड़ा रहता है ऊपर वाला छोटा रहता है तो 1 से छोटी होती है, ठीक है। और नेगेटिव तो दिख नहीं रही, तो मतलब ठीक है, पहली कंडीशन इसमें भी सही है। और इन सबको अगर जोड़ोगे तो 1/7 को 7 बार जोड़ा है तो 1 ही आना है यार। 1/7 को 7 बार जोड़ने का मतलब क्या है, 7 से गुणा कर दो 1/7 को तो 1 आ जाना है। तो मतलब ये भी वैलिड है, बी भी क्या है, वैलिड है। ऐसे ही आप लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है इसमें तो बी में भी यही लिखोगे कि भाई देखो, है ना, किसी भी प्रोबेबिलिटी को अगर हम देख रहे हैं तो वो इसी रेंज में लाई कर रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या है सर कि अगर हम ऐसे निकालें, ठीक है, तो ये क्या है भाई, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है, 1/7 को 7 बार जोड़ना है, 1/7 प्लस 1/7, या फिर 7 से गुणा भी कर सकते हो एक बार में, है ना, क्योंकि एक ही चीज़ को 7 बार जोड़ने का मतलब होता है 7 से गुणा कर देना। उसका 7 गुना ही तो होगा, 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, है ना। तो ये कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। तो ये भी हम क्या बोलेंगे, वैध है। ये भी हम क्या बोलेंगे, वैध है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। अब देखो मैं सारा करके नहीं दिखा रहा, अब आपको समझ में आ गया होगा लिखना किस तरीके से। अगर आपको प्रॉपर करना है तो इस तरीके से हम प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर 1 नंबर से ज़्यादा में आ रहा है ये तो प्रॉपर करके दिखाना होता है भाई, है ना। बट देखो अगर मैं बात करूँ सी पार्ट की, है ना, आप क्योंकि इतना जगह नहीं है तो मैं वो कर नहीं रहा, ठीक है। सी पार्ट की बात करूँ तो देखो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। ये देखो जितनी भी प्रायिकताएँ हैं सब 0 से लेके 1 तक ही हैं, कोई बाहर तो नहीं जा रहा, है ना। उन्हें मतलब 0 से 1 के बीच में ही है, बल्कि 0 और 1 भी नहीं यहाँ पे। तो बस आप देख लो सबको जोड़ के बना रहा है कि नहीं, है ना। इनको जोड़ोगे तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28, 2.8 आ रहा है ना। इसमें सभी प्रायिकताओं को जोड़ोगे तो 2.8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप कि ये वैध नहीं है, ठीक है।
तीसरे वाले में अब जगह यार थोड़ी कम पड़ रही है, क्या करूँ, ऊपर ही कर दूँ क्या, रुक जाओ, ठीक है यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तीसरे पार्ट में है ना, थोड़ा बचा के चलते हैं, सी पार्ट, मतलब तीसरा नहीं सी पार्ट। सी पार्ट में आप देखोगे सबकी प्रोबेबिलिटी तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में थी, है ना, ये जो थी चीज़ तीसरे पार्ट में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सर जो सम आया है ना तीसरे पार्ट में, जो सम आया है तीसरे पार्ट में, जोड़ आया है ना, वो कितना है, वो है 2.8 ना कि 1, ये 1 नहीं आया, तो हम बोलेंगे वैध नहीं है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, ठीक है, अवैध है। क्लियर होगी बात इतनी, क्लियर होगी बात इतनी। देखो इस तरह से करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, तो इतना ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। डी पार्ट की बात करें अगर देखो तो ये नेगेटिव आ गया, अगर ये नेगेटिव आ गया तो सर ये वैध नहीं है, ठीक है, पक्की बात समझ में आई, ठीक है। इसकी बात अगर हम करें तो देखो ये आ गया 15/14, 1 से बड़ा होता है 15/14, किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये भी वैध नहीं है ना। ऊपर वाला अगर बड़ा हो गया नीचे वाले से, है ना, अंश अगर बड़ा है हर से, तो फ्रैक्शन 1 से बड़ी रहेगी, ठीक है। तो बस सीधी सी बात ये है ना, मैं लिख नहीं रहा, आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कट लगा दिया, अब समझ जाओगे। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। चलो अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना सर, है ना, ये आप स्क्रीनशॉट लेना, प्रॉपर तरीके से दिखाना है ना। अगर हर पार्ट एक ही नंबर का है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो वैध है वैध नहीं है, कारण मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मैंने कारण ही बता दिया। अगला क्या है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। अच्छा मैंने सारे पार्ट बताया ना आपको, ABC करा है, हाँ सारे बताएं, ठीक है, ठीक है। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है इसकी बात भी कर ही लेते हैं, है ना। इसमें क्या बोला है, इसमें कह रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है ना। देखो पट को हम टेल बोलते हैं, है ना, तो आपको जहाँ पे टी लिखा हुआ दिखाई देगा ना, समझ जाना मैं पट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार बार बार चित्त और पट लिखना टाइम लग जाएगा, हेड टेल लिखना आसान रहता है, H4 हेड T4 टेल, ठीक है। तो पट को हम टी यानी कि टेल बोलते हैं, और जो चित्त होता है उसे हम हेड बोलते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो यार, जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो आउटकम क्या होती है, मतलब सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम हो सकती हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो या तो दोनों पे हेड आ जाए, ठीक है, या फिर पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या फिर पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या फिर दोनों पे टेल आए। अब 2 सिक्के तक आसान रहता है, 3 सिक्के हों, 4 सिक्के हों, 5 सिक्के हों, तो फिर क्या ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। हालांकि उसका एक अपडेटेड वर्जन जो उससे भी आसान है वो मैं इस लेक्चर में बता दूंगा, जब 3 सिक्के या 4 सिक्के आएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। जहाँ भी मतलब एक्सरसाइज में आएगा उससे भी अच्छा है, मतलब उसी का अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर देखा तो आपको खैर ट्रिक तो पता लग गया होगा, बट उसका भी उससे भी एक अच्छा वर्जन है, वो समझा दूंगा मैं आपको। फिलहाल यहाँ पे देखो 2 सिक्के को उछाला जाए, क्या कह रहा है, कम से कम 1 पट प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है ना। तो मान लेते हैं कि भाई एक घटना है ई, है ना, मान लेते हैं कि एक घटना है ई, घटना ई कम से कम, ठीक है, कम से कम कितने हैं सर, कम से कम 1 पट, कम से कम 1 पट यानी कि टेल आने को दर्शाती है, ठीक है। तो मैंने क्या माना कि जो ई है वो कम से कम 1 पट आने को दर्शाती है। अब मुझे बताओ कि भाई जो घटना ई है उसमें क्या क्या आ सकता है, कम से कम 1 पट का मतलब समझते हो, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिसको भी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा में कन्फ्यूजन है, उसका ट्रिक क्या है सर, कि जो नंबर है उसे पकड़ लो। तो कम से कम 1 यानी 1 को पकड़ो, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा के आगे जो नंबर लिखा है उसको पकड़ो, और आपको उल्टा करना होता है ना। देखो अगर हम पीछे जाते हैं 1 तो उसका मतलब होता है कम, और आगे जाते हैं तो उसका मतलब होता है ज़्यादा, अधिक। हमें उल्टा करना है, कम बोला है तो हम अधिक की तरफ जाएंगे, और अधिक बोला है तो हम कम की तरफ जाएंगे, बस। तो यहाँ पे क्या बोला है, कम पीछे होता, हम उल्टा करेंगे, अधिक की तरफ जाएंगे, यानी 1 से अधिक क्या हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसे तो कितने भी हो सकते हैं। आप कहोगे रुकना कहाँ पे है सर, मैं कहूँगा भैया सिक्के जितने उछाले गए वहीं पर रुक जाओ, 2 ही सिक्के उछाले गए ना, तो 3 और 4 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें वो वाली आउटकम्स ले लेनी है जिसमें या तो 1 टेल है या फिर 2 टेल्स हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 टेल किसमें है, इसमें देखो हेड टेल, इसमें 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, और इसमें भी 1 टेल है। और जिसको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती वो इस ट्रिक का इस्तेमाल किए बिना भी बता सकता है भाई कि कम से कम 1 टेल का मतलब क्या होता है, या तो 1 टेल हो या फिर 1 से ज़्यादा हो, कम से कम का ये मतलब होता है। जैसे इसको अगर आप कन्फ्यूज हो जाओ फिर भी, और आपको याद ना आ रहा हो, कन्फ्यूजन लग रही हो, वैसे इस ट्रिक से तो हो जाएगा जो मैंने आपको ये बताया था अभी, है ना, ये वाला, ठीक है। बट फिर भी अगर आप कन्फ्यूज हो तो आप अपने मार्क्स याद कर लेना। पेपर में आपको बोला जाता है भैया कम से कम 33 लाने, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आप 33 की जगह 70 ले आओगे तो पास नहीं
हो जाओगे ना। कम से कम कहने का क्या मतलब होता है इससे, कि क्या पता लगता है कि यार 33 मिनिमम थे, उससे ज़्यादा लाएंगे तब भी ठीक है, बस कम नहीं लाना है। तो यहाँ पे एक हेड था, सॉरी टेल था कम से कम, यानी अगर ज़्यादा भी ले आओगे उससे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था प्रायिकता कम से कम एक पट, और उसको हमने क्या बोल दिया, उस घटना का नाम दे दिया ना, क्योंकि ई, तो आप समझ जाओ, ई लिखोगे टीचर समझ जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो आप पूरा लिखना पड़ता, प्रायिकता कम से कम एक पट, है ना। ये क्या हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणाम, है ना, ये हमने सीखा हुआ है कि भाई जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसके अनुकूल कितने परिणाम हैं, है ना, वो ऊपर लिख दो। कब, जब सब समप्रायिक हों, यानी सबकी प्रायिकता बराबर बराबर है, तभी हम ये फॉर्मूला आंख बंद करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने सिखाई थी आपको। ठीक है, डिवाइड बाय आता है कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम। ठीक है, याद आ रही है सारी चीज़ें। ठीक है, उम्मीद करो यार, देखो आप ना इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखा करो, वन शॉट लेक्चर जो होता है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम मतलब ई के पक्ष में कितने परिणाम हैं, इतने, तो यानी कि कितने लोग आ गए, 3 लोग। टोटल परिणाम कितने हैं, इतने, यानी कि 4 लोग, तो 3/4। ठीक है, इसी को हम शॉर्टकट में, अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, मैं आपको टाइम बचाने का एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना, मतलब शॉर्टकट में कह रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो शॉर्टकट में लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ई के पास कितने थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस हमेशा नीचे आता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ये लंबी चौड़ी चीज़ लिखने में बहुत टाइम लग रहा है ना, तो आप वही वर्जन है उसका वो, है ना, क्योंकि यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, पेपर में आपको टाइम बचाना होता है भाई, सीधी सी बात है। तो अगर ये नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ई के पास कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट एस के पास, यानी सैंपल स्पेस, नीचे हमेशा सैंपल स्पेस आएगा, वो कितने हैं। लेकिन याद रहे, ये आप तभी कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो बिना कोई और कंडीशन देखे, जब सभी की प्रायिकता एक जैसी हो। जैसे जितनी भी आउटकम्स हो, इसकी प्रायिकता अगर आप निकालोगे हेड हेड आने की तो 1/4, इसकी भी निकालोगे तो 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4। तो ऐसे ही चीज़ों में हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट आंख बंद करके इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं वो रहने दे रहा हूँ, फिलहाल दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, दोनों लिखने का मतलब या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो अगर पासा फेंका तो आया क्या क्या, है ना, उसका एक समुच्चय बनाओगे तो सैंपल स्पेस मिल जाएगा, है ना, यानी समष्टि प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 या 6, ये 6 चीज़ें आ सकती हैं भाई, यही 6 चीज़ें आ सकती हैं। देखो ना, ध्यान से देखो, लूडो तो आपने खेली होगी, लूडो खेली है। ठीक है, जब आप फेंकते हो पासा तो इनमें से कोई एक बार में एक ही आता है, लेकिन आ क्या क्या सकता है हमें वो लिखना होता है। तो ये आ सकता है ना, एक बार में तो कोई एक ही आया होगा, बट आ तो ये सारी चीज़ें सकती हैं। अब कह रहा है प्रायिकता निकाल दो अभाज्य संख्या प्रकट हो, है ना, तो हमें प्रायिकता निकालना है पहले पार्ट में, किसकी सर, एक अभाज्य संख्या, है ना, प्रायिकता निकालना है कि भाई क्या आ जाए, एक अभाज्य संख्या आ जाए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं की संख्या, या फिर यूँ कह लो अभाज्य संख्याओं के अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, आप कैसे भी लिख सकते हो, है ना। तो आप वो लिख लेना यार, है ना, या लिख ही दूँ क्या, चलो ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अनुकूल परिणाम कुल परिणाम पूरा लिखना, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। एक ही बार लिखना होता है फॉर्मूला आपको, हर बार नहीं लिखोगे आप, सवाल में एक बार लिख दिया ना बस, आप नंबर नहीं काट सकते हैं टीचर आपके। ठीक है, देखो अनुकूल परिणाम मतलब क्या, किसके अनुकूल, जो यहाँ पे लिखा होता है उसके अनुकूल। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, है ना, यहाँ पे अगर ई लिखा हुआ था तो किसके अनुकूल, ई के अनुकूल, यानी जो ई के फेवर में है ना। अब यहाँ मैंने पूरा अच्छे से लिखा था, यहाँ मैंने टाइम बचाने के चक्कर में ये नहीं लिखा कि अभाज्य संख्या के अनुकूल, आप समझ जाओगे इतना यार, लेकिन पेपर में आप चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल अभाज्य संख्या डिवाइड बाई कुल संख्या, या फिर कुल अभाज्य परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। ठीक है, तो अभाज्य आप समझते हो ना कौन कौन है इसमें से, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, ये अभाज्य संख्या, क्योंकि इनके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम गुणनखंड, ना ही 2 से ज़्यादा गुणनखंड। बहुत सारे बच्चे एक को भी अभाज्य समझ लेते हैं, नहीं सर, ना तो एक भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए एग्जैक्टली, तो इसके तो 2 गुणनखंड है ही नहीं, एक ही गुणनखंड है। और भाज्य होने के लिए 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो इसके 2 से ज़्यादा भी नहीं है, तो एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य, याद रखना। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आ गई। ठीक है, तो 3 परिणाम इसके फेवर में है जो अभाज्य हैं, कुल परिणाम 6 हैं सर, तो 3/6 यानी कि 1/2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे चलते हैं और दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं ना। अब जगह नहीं है सर,
तो मैं हर एक जगह का इस्तेमाल करना चाहूँगा, यानी इसका भी। यहाँ पे जो खाली दिख रहा है स्पेस आपको, यहाँ कह रहा है 3 या 3 से बड़ी संख्या, है ना, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो संख्या आए, ध्यान से देखना, जो संख्या आए वो या तो 3 के बराबर आए, 3 के बराबर आए या 3 से बड़ी आए। ऐसे लिखते हैं बराबर या बड़ी, ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख लेना 3 या 3 से बड़ी, इसमें टाइम लगेगा भाई, है ना। आपको बस क्या करना है भाई, टाइम बचाना है, एफिशिएंसी करनी है आपको ज़्यादा, है ना। अगर इतना लिखने लग जाओगे 3 या 3 से बड़ी संख्या, बहुत टाइम लगेगा। इससे बढ़िया शॉर्टकट में से लिख, ठीक है। अब 3 या 3 से बड़ी संख्या मतलब क्या सर, देखो 3 भी है, यानी कि 3 भी लोगे और 3 से बड़ी संख्याएं भी लोगे। इसका मतलब क्या है, 3 या 3 से बड़ी संख्या, जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, इसको अंडरलाइन किया, इसको सर्कल किया, ठीक है। तो मतलब कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4, है ना, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6, 4/6 काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ये तो 9वीं क्लास का सवाल है यार। ये जो क्वेश्चन है ये 9वीं क्लास का है, 9वीं 8वीं 7वीं, कितने बच्चों ने 6ठी में पढ़ लिया होगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में कह रहा है 1 या 1 से छोटी संख्या, 1 या 1 से छोटी संख्या, यानी कि प्रायिकता निकालनी है एक ऐसी संख्या की, एक ऐसी संख्या आई हो जो 1 हो या तो, यानी 1 के बराबर हो या तो, या फिर 1 से छोटी हो। अब भाई 1 या 1 से छोटी क्या होता है, 1 से छोटा 0 होता है, उसमें है ही नहीं। 1 या 1 से छोटी में 1 ही मिल रहा है इसमें सिर्फ, है ना। तो मतलब क्या, यहाँ पर 1 में टोटल कितना है, 6। आप कहोगे सर आप फॉर्मूला नहीं लिख रहे बार बार, मैं क्या बोलूँगा, क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिख दिया काफ़ी है भाई, हर बार लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं टीचर नंबर नहीं काट सकते आप अगर आपने एक बार भी लिख दिया फॉर्मूला, जो भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जितनी जगह इस्तेमाल होगा हर जगह लिखते फिरोगे भाई, बचेगा ही नहीं टाइम, ठीक है। चौथे की बात करते हैं, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना, 6 से बड़ी सर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे कि भाई एक ऐसी संख्या है, ध्यान से देखना, ये भाई सब कुछ ध्यान रखता हूँ मैं आपको पढ़ाते वक्त कि आपका नोटेशन का टाइम भी बचे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ध्यान रखा था कि अगर यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे लिख दो, है ना। जैसे मैंने यहाँ भी टाइम मतलब ध्यान रखा आपका कि देखो संख्या ऐसे हम लिखने जाएँ 3 या 3 से बड़ी, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको देखो नोटेशन देखो आप, है ना, ये सब चीज़ें सीखा करो, ठीक है। तो संख्या क्या है चौथे में, 6 या 6 से बड़ी, है ना, यानी कि या तो 6 के बराबर हो जाए या 6 से बड़ी हो जाए, है ना। ये है सर 6 या 6 से बड़ी, ठीक है। 6, अच्छा सॉरी 6 से बड़ी है, 6 या 6 से बड़ी नहीं, वो नीचे वाला पार्ट है ना, एक मिनट रुक जाए मैं एकदम सही से पढ़ लेता हूँ। 6 से बड़ी संख्या, हाँ 6 से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है संख्या, क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुक जाओ, यहीं से बिठा देते हैं ना, 6 से बड़ी, ठीक है। तो संख्या क्या है, 6 से बड़ी है, 6 से बड़ा कुछ है ही नहीं सर, 0 में टोटल कितना है 6, यानी कि 0 ही आ जाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई अगर आपको, तो ये था चौथा पार्ट। पांचवा, 6 से छोटी संख्या, है ना। तो पांचवें पार्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रायिकता निकालनी है एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जो लेस देन हो 6। अब 6 से छोटी संख्या मतलब क्या सर, 1 6 से छोटा है, 2 भी 6 से छोटा है, 3 4 5 6 से छोटे हैं, 6 6 से छोटा नहीं होता, बराबर होता है, तो वो नहीं लिखेंगे, यानी 5 लोग हैं टोटल इसके फेवर में, तो ये हो जाएगा 5/6। अब बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत है यार, ये क्वेश्चन तो बड़ा नकली सा था, है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत नकली सा था। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ये रहा चौथा क्वेश्चन, ताश की गड्डी वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, ताश की गड्डी का क्वेश्चन पढ़ाने से पहले एक काम करते हैं, जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी ताश के बारे में, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना देखी हो, है ना, तो मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत ही मेहनत से ये बनाया था, देखो, है ना, कितनी मेहनत कर दी पता है ये बनाने में, ChatGPT से बनवाया था भाई, ठीक है। कौन टेबल वेबल बनाने बैठे, ठीक है, तो ChatGPT ने बना के दिया था भाई, देख लो, है। अब इसकी मदद से आप आराम से याद रख सकते हो। एक कहानी बताई थी मैंने, देखो ताश के बारे में ना, तो पहले आपको पता होना चाहिए ताश के बारे में, है ना। चलिए पहले ताश के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनो, फिर आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जो ताश है ना, उसकी एक गड्डी में टोटल होते हैं 52 पत्ते। अब जो ये 52 पत्ते हैं ना, इनको समझ लो कि ये 4 राजाओं की सेनाएं हैं। मैंने ऐसी कहानी सुनाई थी आपको, है ना, छोटी सी, ठीक है। 4 राजाओं की क्या है, सेनाएं हैं सर। राजा को मिला के हर एक सेना में 13-13 लोग हैं, है ना, मतलब 52 जो टोटल थे उनको 4 टुकड़ों में बांटोगे तो 13-13 की पड़ेंगी ना भाई, तो मतलब कुल पत्ते यहाँ पर 52 हैं, ठीक है। और जिसमें से जो 52 पत्ते हैं वो 13-13 के एक छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं। उनको समझ लो हर राजा की एक अपनी अपनी सेना है। अब हर राजा ने अपनी सेना को एक नाम दे रखा है, जैसे IPL की टीम है ना, नाम होता है, वैसे ही यहाँ पर, है ना, हर टीम का एक नाम है। तो एक जो टीम है उसका नाम है हुकुम,
ठीक है, अब सब में 13 पत्ते हैं, अगर आप एक को समझ जाओगे सबको समझ जाओगे। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है ना। एक को समझ लो, पहले नाम देख लो। हुकुम है, पान है, ईंट है और चिड़ी है ना। अब राजाओं ने अपनी सेनाओं को नाम बड़े अजीब से दिए भैंस के। ठीक है, हुकुम, पान, ईंट, चिड़ी है ना। हुकुम तो चलो ठीक भी लग रहा है, ये पान, ईंट, चिड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो है ना, बट आपके लिए अच्छी चीज़ है ये, पता है क्यों? क्योंकि कलर याद हो जाते हैं आपको इससे, जो नाम है। देखो, पान खा के थूकते हैं तो लाल कलर आता है, यानी पान का पत्ता लाल होता है। ठीक है, ईंट आपने देखी है, ज़्यादातर ईंटें जो होती हैं है ना ट्रेडिशनली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रेड कलर की आती हैं, तो मतलब ये भी देखो है ना रेड है। ठीक है, बाकी दोनों ब्लैक। क्लियर होगी बात? तो मतलब आप इतना भी समझ में आ गया होगा कि भाई ये 13 और वो 13, 13 और 13 26 पत्ते काले, और ये 13 और ये 13 26 पत्ते लाल। मतलब टोटल जितने भी पत्ते हैं उसके आधे पत्ते काले, आधे पत्ते लाल। अब जो भी चीज़ इसमें पाई जाएगी सब आधी काली आधी लाल होगी। जितने राजा पाए जाएंगे उसमें से आधे राजा लाल, आधे राजा काले। अब आधे मतलब क्या, एक राजा के दो टुकड़े नहीं किए भाई, आधे राजा मतलब है टोटल 4 राजा पाए जाते हैं, 4 का आधा 2 राजा। ठीक है, कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि आधा राजा लाल है ऊपर से नीचे से काला। ठीक है, कहीं आप ये समझ जाओ कि भाई राजा है ना आधा लाल है आधा काला, ऐसा नहीं। चलो, तो मैंने अभी तक जो चीज़ें बोली हैं उसमें से आपको इतनी बात समझ में आई कि कुल पत्ते कितने है ना। यहाँ पे इतनी बात समझ में आई कि भैया देखो कुल पत्ते कितने। देखो यार, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, तो मैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा है ना। कुल पत्ते 52, और 52 में से 26 पत्ते होंगे ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, और 26 पत्ते होंगे रेड, आर फॉर रेड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको अगर ये समझना है तो हर एक टीम को मत समझो, बस किसी एक टीम को समझ लो अच्छे से, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी है ना। जैसे देखो सर, मैंने बात करी हुकुम की, तो जो हुकुम का पत्ता है सिर्फ इस टीम को समझो। ठीक है, उसमें ये हुकुम का इक्का है, दुक्की है, इस तरह से तिक्की है, आगे चलते जाएगा। ऐसे ये टोटल 10 तक तो नंबरिंग होती है, 10 तक। अगर आप देखोगे पत्तों पे, अगर आपने ताश खेला है कभी है ना, तो आपने देखा होगा, खेला है नहीं खेला? ठीक है, जुआ मत खेलना भाई। ठीक है ताश खेलना, जो मुझे लगता है ना पर्सनली, मैं आपको एक इसमें बताता हूँ कि जिस खेल में हार जीत हो सकती है ना उसमें जुआ खेला जा सकता है ना। ताश को लोग नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर जुआरी ताश का इस्तेमाल करते हैं, बट भाई जुआ तो क्रिकेट में भी हो सकता है, होता है। ठीक है, जुआ तो गुल्ली डंडा में भी हो सकता है, जुआ कंचों में भी हो सकता है। मतलब जिस चीज़ में आप हार या जीत सकते हो उसमें आप शर्त लगा सकते हो भाई, उसमें हार जीत हो सकती है। अगर ताश को जुए से रिलेट करके ना देखा जाए ना, तो अगर ताश को हम देखें तो उसको खेलने में भाई अच्छा तो लगता है, ठीक है, बट ये है कि लोग उसको जुए से रिलेट कर दिए हैं, मतलब वो क्योंकि जुआरी ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं है ना। बट अगर इंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है ना, तो ताश में अलग अलग गेम्स होते हैं, जिन्होंने खेला उनको पता होगा कि भाई उसकी भी एक ब्यूटी है। बट वही है कि भाई आप किसी चीज़ को अब इस्तेमाल कैसे कर रहे हो ना, उस हिसाब से वो चीज़ गलत या सही बनती है, वो चीज़ें गलत नहीं होती। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई किसी को चाकू मार दे तो इसमें चाकू की गलती नहीं है भाई, मारने वाली गलती है। अब चाकू को दोस्त थोड़ी दोगे, सजा चाकू को नहीं होगी, मारने वाले को होगी, है ना। तो वैसे ही है ये भी। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 1 से 10 तक क्या होता है, नंबरिंग। अब जो 11वां पत्ता होता है, 12वां पत्ता होता है और 13वां पत्ता होता है, हर एक सेना में, चाहे इसकी बात करो चाहे उसकी चाहे उसकी, मैं कह रहा हूँ एक को समझो सब समझ आ जाएगा। उन पे ये नंबरिंग होती ही नहीं है, उन पे ये नंबरिंग नहीं होती है। तो मैंने आपको नंबर लिख के दिखा दी ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि टोटल 13 है ना। इन पे होते हैं फेस बने हुए, चित्त बने होते हैं, चित्त मतलब फेस। ठीक है, तो ये इसीलिए इनको बोला जाता है चित्त पत्ता, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है चित्त पत्ता या फेस कार्ड। बात समझ में आ रही है? चित्त पत्ता या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेस कार्ड। ठीक है, अब मेरी बात समझो। ठीक है, एक मिनट यही कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझो। इसका मतलब ये हुआ सर, अब ये बोलोगे इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर इस टीम में 3 फेस कार्ड है तो यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, इसका मतलब टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। और अगर आप देखोगे तो 12 में से ये वाले 3 वो वाले 3 क्या होते हैं सर, काले होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, लाल होते हैं। अब आप कहोगे सर ये जो है इसका अलग से नाम है इक्का, हाँ याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछ जाता है। तो जिसमें फर्स्ट मेंबर जो होगा हर टीम का उसे बोलेंगे इक्का। ये इक्का किसका है, हुकुम का। वो वाला किसका है, पान का, है ना। जैसे खिलाड़ी ओपनर, क्रिकेट देखते हो ना, ओपनर है ना, दिल्ली की टीम का ओपनर, मुंबई की टीम का ओपनर होता है ना, तो ये ओपनर है भाई साहब, ये ओपनर है, ओपनिंग पे आते हैं बैटिंग करने, है ना। तो ये हुकुम नाम की कोई टीम है या राजा की सेना है, उसका ओपनर है ये इक्का, है ना। वो गाना सुना है ना, हुकुम का इक्का बॉस, है ना, इसी की बात हो रही होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे मैं पूछूं
कलर के बारे में। तो कलर का ट्रिक आपको समझ में आ गया। देखो ना यार, पान खाते हो लाल होता है, पान का कलर लाल है ना, ईंट लाल होती है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि लाल इक्के कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 2 होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, है ना, हर्ट का और डायमंड का। अगर आपसे मैं पूछ लूं, देखो अब आपको सब कुछ आ गया ताश के बारे में, कोई भी कितना भी घुमा के पूछ ले, है ना। मैं आपसे पूछूं कि यार लाल हुकुम का इक्का बताओ, या फिर ऐसा इक्का जो लाल हो और हुकुम का। आप कहोगे हुकुम तो काला होता है भैंस की आंख, उसने फेयर एंड लवली नहीं लगाई थी, है ना, रंग भेद, नहीं नहीं मजाक करो, ठीक है। हुकुम क्या होता है, इसको डिलीट कर देते हैं ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे एक ऐसा पत्ता जो लाल हो और हुकुम का हो, आप कहोगे हुकुम लाल होता ही नहीं है, तो ऐसा कोई पत्ता ही नहीं मिलेगा। एक ऐसा इक्का जो लाल हो और हुकुम का हो, तो आप कहोगे अरे हुकुम तो लाल ही नहीं होता है, नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको कलर समझ में आ गए, है ना, इन दोनों से लाल, बाकी जो बच गया वो काला, है ना। कुल पत्ते कितने हैं सर, 52, 26 ब्लैक 26 रेड, है ना। फेस कार्ड की अगर हम बात करें, है ना, फेस कार्ड यानी चित पत्ते की अगर हम बात करें, है ना, चित पत्ता मतलब फेस कार्ड, तो आप कहोगे भाई चित पत्ते होते हैं 12, हर टीम में 3 3 है ना, 3 6 9 12। इस 12 में से 6, मैंने कहा ना जितनी भी चीज़ें हैं उसका आधा कर दो ब्लैक और आधा कर दो रेड, है ना। अगर कोई आपसे पूछे, है ना, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, तो आप कहोगे 13। यार हुकुम तो एक टीम का ही नाम है ना, 13। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं सर, क्योंकि हुकुम का कलर ब्लैक है ना। अब यहाँ मत कर देना 13 का आधा, नहीं भाई, ठीक है, ये टीम है पूरी ना, ठीक है। और हर्ट यानी कि पान, है ना, इंग्लिश में हर्ट बोलते हैं। तो जो पान का पत्ता होता है, ठीक है, जो पान का पत्ता होता है वो भी 13, लेकिन ये रेड होते हैं, पान आपको पता है ना रेड कलर का, ठीक है। इसके बाद क्या बच गया, क्लब एंड, मेरे को यार इंग्लिश में नाम याद होता है तो हिंदी में देखना पड़ता है, ईंट और चिड़ी, है ना, ईंट और चिड़ी। तो देखो यार, है ना, ईंट के पास भी 13 पत्ते, अब ईंट लाल कलर की होती है, ईंट के पास भी 13 पत्ते, ईंट लाल कलर की होती है यानी कि रेड, और चिड़ी के भी 13 पत्ते, ये ब्लैक, ठीक है। इक्के कितने होते हैं सर, अगर मैं टोटल इक्कों की बात करूं, टोटल इक्के 4 हैं सर, 4 में से 2 ब्लैक हैं और 2 रेड हैं। ऐसे ही यार किंग की बात कर लें, है ना, किंग की बात कर लें यानी बादशाह, तो ये 4 होते हैं, 2 बादशाह क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, 2 बादशाह क्या होते हैं, रेड होते हैं। इसी तरह से क्वीन की भी बात कर लो सर, है ना, क्वीन की बात कर लो, तो टोटल क्वीन कितनी होंगी, टोटल क्वीन कितनी होंगी, 4, 2 क्या होंगी सर ब्लैक और 2 क्या होंगी सर रेड। इस तरह से जैक की बात कर लोगे उसमें भी ऐसा, है ना। तो मतलब अब कुछ है ही नहीं यार, टोटल 52 पत्ते हैं, 13 के यहाँ पर डिफरेंट, है ना, राजाओं की टीमें हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या ही कोई पूछ लेगा, अब देखो ना, अब अगर ये क्वेश्चन किया जाए, है ना, तो ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है बिना देखे, है ना, ऐसे, है ना, कोई हेरफेर नहीं है भाई, है ना। तो यहाँ पे बोला है पार्ट ए में बता दो, प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं, तो हम बोलेंगे कुल बिंदु, मतलब प्रतिदर्श समष्टि में कुल बिंदु कहने का मतलब क्या है कि अगर सैंपल स्पेस लिखा जाएगा तो इसका इक्का, उसका दुग्गी तिग्गी, ऐसे करते टोटल 52 पत्ते ही हैं, तो 52 बिंदु आएंगे ना टोटल, हर एक पत्ता एक बिंदु की तरह काम कर रहा है। तो हम बोलेंगे कुल बिंदु कितने हैं, 52 है। आप पूरा अच्छे से लिखना, प्रतिदर्श समष्टि में कुल बिंदु 52, ठीक है। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे बोला गया है पत्ता जो होगा वो हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता, तो हम बोलेंगे प्रायिकता, है ना, कि जो पत्ता है वो हुकुम का, एक ही पत्ता निकाला गया, ठीक है, हुकुम का इक्का। अब आपको समझ में आ गया हुकुम का इक्का, बॉस वाला गाना, है ना, हुकुम का इक्का। याद है हुकुम क्या चीज़ है, टीम का नाम है सर, हुकुम क्या है, टीम का नाम है। तो हर टीम के पास एक एक इक्के होंगे भाई, तभी टोटल 4 इक्के होंगे। तो हुकुम का इक्के पास 1 है और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, है ना। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लिख लेना, लिख दूँ क्या, ठीक है, फॉर्मूला एक बार तो लिखना होता है वैसे, है ना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम, या फिर आप लिख लो हुकुम के इक्कों की संख्या डिवाइड बाय कुल पत्ते, ऐसे भी कह सकते हो, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। भाई एक बार लिखना होता है यार, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, आधे नंबर, फॉर्मूला नहीं लिखा तो, ठीक है, क्यों कटवाने आधे नंबर भाई, है ना। तो आपको पता है कि हुकुम का इक्का तो एक ही है, डिवाइड बाय 52। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लो। हर एक पत्ते के पास, मतलब हर एक राजा के पास अपनी टीम है, उसको नाम दिया हुआ है ना। इस राजा ने अपनी टीम को नाम दिया हुकुम, है ना। तो हुकुम के पास इक्के कितने, एक ही है भाई, सिर्फ इतना देखना, आप सब इक्कों को नहीं देखोगे, क्योंकि ये इक्का हुकुम का है, वो नहीं है, वो पान का है, वो नहीं है, वो ईंट का है, वो नहीं है, वो चिड़ी का है,
भाई दूसरों पे कब्जा थोड़ी करेंगे, हालांकि राजा महाराजा क्या करते हैं, यही करता है, लड़ाई करके कब्जा करो, बट अभी भैया उसका ही है, अभी लड़ाई जीते नहीं हो तुम, तो मतलब अभी ये हुकुम का ही का एक ही है ना, बाकी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई इतनी। चलिए अब बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है ना। सी के दो पार्ट है सर। पहले में क्या है, प्रायिकता इक्का आना चाहिए। अब इक्का किसका है ये बोला क्या, इक्का किसका है ये बोला क्या, नहीं सर नहीं बोला, है ना। जैसे यहाँ पे बोला था हुकुम का इक्का, तो हम सिर्फ उसी को देखते जो हुकुम होता। यहाँ पे बोला है क्या, इक्का है, इक्के का कलर क्या है, नहीं बोला। अगर ऐसा बोलता काला इक्का है तब हम सिर्फ काले वाले इक्को को देखते, लाल इक्का है तो लाल वाले इक्को को देखते, सिर्फ इक्का है तो सभी इक्को को देखेंगे, है ना। किसी टीम का इक्का बोलता तो उस टीम का देखते। अब इक्के 4 होते हैं ना, दिख गए ना, एक इक्का यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए सर 4, और टोटल कार्ड कितने हो गए 52, टोटल इक्के 4, टोटल कार्ड 52, तो 4 एकम 4 और 13, ऐसे भी कह सकते हो 13 में से एक आएगा, कटते हो जाना है। ठीक है, सी के दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें भैंस की आंख, तो क्या बोला है, काले रंग का है। अब काले रंग का कौन है ये नहीं बोला कि रानी काले रंग की, राजा काले रंग का है, इक्का काले रंग का, ऐसा कुछ नहीं बोला। काले रंग का मतलब सिर्फ पत्ता काले रंग का होना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, काला पत्ता, है ना, ये इसका मतलब क्या है, काला पत्ता है सर। ठीक है, तो यहाँ से भाई काले पत्ते 26 होते हैं, वैसे भी 1/2 लिख सकते हो यार, है ना, क्योंकि आधा आधा चलता है सब कुछ, है ना, तो 1/2 वैसे भी कट के आ जाना है ना। 26 पत्ते 13 और 13 काले, 26 पत्ते 13 और 13 लाल। ठीक है, अब आप देख लो यार, अब आप ना ताश वाले पत्तों में गलती नहीं करोगे भैंस की, कम से कम इतने में तो गलती नहीं करोगे कौन कौन कितना कितना कैसा कैसा होता है। बाकी कैलकुलेशन वगैरह मेरे वो तो खैर किसी भी होता है, मुझसे भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखो, है ना। अगला है 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि एक अनभिन्नत अनबायस सिक्का जिसके एक तल पर 1 है और दूसरे तल पे 6 अंकित है, मतलब अनबायस कह लो, कोई हेर फेर नहीं किया गया, कोई हेर फेर नहीं किया गया, बिल्कुल ठीक ठाक है ना। अगर उछालेंगे हम तो जैसे अगर हेड टेल होता है तो हेड और टेल आने की प्रायिकता बराबर बराबर होती है। अब जैसे सिक्के में हेड और टेल होता है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हेड नहीं लिखा हुआ। जैसे सिक्के में हेड टेल लिखा होता है ना, एक तरफ हेड दूसरी तरफ टेल, इसमें हेड टेल नहीं है सर, ऐसे मान लो। इसमें क्या है, इसमें एक तरफ 1 लिखा हुआ है सिक्के पे और दूसरे इसके पीछे वाले हिस्सा पे 6 लिखा हुआ है। सिक्का ऐसा है, मतलब अजीब सिक्का है भाई, है ना, एक अलग से सिक्का बनवाया गया है। ठीक है, जिसमें एक तरफ 1 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ 2 लिखा हुआ है, यानी कि अब उसको उछालेंगे तो आप हेड टेल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 1 आएगा कि 2 आएगा ऊपर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक अनबायस सिक्का है जिसमें एक तल पर 1 लिखा है और दूसरे तल पर 6 अंकित है। ठीक है, या लिखा है। ठीक है, और एक अनभिन्नत पासा है, पासा भी अनभिन्नत, अनभिन्नत मतलब अनबायस्ड, यानी कि कोई हेरफेर नहीं किया गया, सभी के आने की, चाहे 1 2 3 4 सब की प्रायिकता बराबर बराबर है, कुछ भी आ सकता है, दोनों को उछाला जाता है ना, दोनों को उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रकट संख्याओं का योग 3 है या 12 है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना होता है हमें। अब एक बात बताओ, हमने क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ध्यान से देखना। हम ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि भाई चलो कॉइन उछाल लेते हैं, पहले कॉइन पे 2 ही आउटकम है, 1 या 6। अब कॉइन पे 1 आया होगा या कॉइन पे 6 आया होगा, यानी 2 लाइनें बनेंगी, और कॉइन उछालने के बाद पासा उछालेंगे। कॉइन उछाल लिया हमने, अब हम पासा उछालते हैं, पासे पे तो 1 से 6 तक है ना, यानी कि देखो कॉइन पे तो 1 आया, पासे पे हो सकता है 1 आया हो, कॉइन पे 1 आया, पासे पे 2 आया हो, कॉइन पे 1 आया, पासे पे हो सकता है 3 आया हो। कॉइन तो ये 1 वाली ब्रांच चल रही है अभी, है ना, 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6, है ना। इसी तरह से जब सिक्के पे 6 आया होगा तब भी तो पासा उछाला गया होगा साथ में, तो हो सकता है कि चलो सिक्के पे तो 6 आया है लेकिन पासे पे 1 आ गया हो, सिक्के पे 6 आया है सर, ठीक है, पासे पे 2 आ गया हो, सिक्के पे 6 आया है, पासे पे 3 आ गया, ऐसे करके 6 तक जाएगा। अब आप कहोगे बाकी की लाइनें कहाँ गई सर, 1 2 से लेके 2 1, अरे यार सिक्के पे 2 है ही नहीं ना, सिक्के पे 1 और 6 ही है। तो मतलब यहाँ पे आउटकम्स क्या बनेंगी कि भैया सिक्के पे 1 आया हो, पासे पे 1 आ गया हो, सिक्के पे 1 आया हो, पासे पे 2 आ गया हो, सिक्के पे 1 आया हो, है ना, पासे पे 3 आ गए हो, यही आउटकम्स बनेंगे। और इन आउटकम्स को हम सेट में लिखेंगे, समुच्च में लिखेंगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, 1 सिक्के पे आया और पासे पे 4 आ गया हो, ऐसे ही करके 1 5 1 6। ठीक है, अब हो सकता है सिक्के पे 1 ना हो, ये अलग केस ले लेते हैं, है ना। अगर 6 आया होगा और पासे पे 1 आ गया होगा, 6 1, या फिर 6 2, या फिर 6 3, या फिर 6 4, या फिर 6 5, या फिर 6 6। यहाँ तक बात समझ में आ रही क्या? ये था सर, है ना, ये थी चीज़ें। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब ये मिटा दूँ या रहने दूँ? ये जो चीज़ है आप मुझे बताओ, ये रहने दूँ या मिटा दूँ? बताओगे कैसे यार, ये कोई लाइव वीडियो थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको, ये रफ वर्क है भैंस की, है ना, ऐसे बोल के छोड़ दो। अरे हटाओ यार, वीडियो देख ली ना तुमने, समझ में आ गया होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे बाद में पीडीएफ में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई।
वो जगह घेरे पे करने। आगे क्या कह रहा है कि भैया प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्याओं का योग 3 है ना। तो मान लेते हैं दो घटनाएं, एक ई और एक एफ। तो घटना ई क्या है सर? घटना ई है कि जब योग 3 है, पहले ई की बात कर लेते हैं, योग कितना है? 3 है। तो भैया ई में क्या क्या आएगा बताना जरा। योग 3 कहाँ कहाँ बन रहा है? एक वाली लाइन में 3 कहाँ बनेगा? 1 और 2 से 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? 1 और 2 से 3 बन जाएगा। और कहीं 3 बनेगा क्या? नहीं भाई, एक वाली लाइन में और कहीं 3 नहीं बनेगा। 6 में तो वैसे भी नहीं बन सकता यार, 6 अकेला ही काफ़ी है, इसमें कुछ जोड़ोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो मतलब इतना ही आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी चाहे ई की बोल दो या फिर यही चीज़ क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी जब योग 3 है। जब योग कितना है? 3 है। कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे आएगा अनुकूल परिणाम, क्योंकि एक बार फॉर्मूला लिखना होता है तो एक बार तो लिखोगे भैंस यहाँ, या फिर यूँ लिखना ई के अनुकूल, अच्छे से अगर नंबर नहीं कटवाने तो ई के अनुकूल परिणाम, ठीक है, डिवाइड बाय कुल परिणाम, या फिर वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिवाइड बाय कुल, क्योंकि समप्रायिक है सब कुछ यहाँ पे। जब समप्रायिक होगा तब हम ये चीज़ कर सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? एक ही बंदा है और टोटल है 12 लोग। टोटल आउटकम कितनी है? देखो इसमें ई में कितने हैं? 1। टोटल में कितने? 6 इधर 6 इधर 12। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो थोड़ा और आगे चल लेते हैं भैया, है ना। अगला क्या है? योग 12 है ना। तो एफ मानता हूँ मैं एक नया घटना एफ, ठीक है। क्या चीज़ है? मान लो घटना एफ वो घटना है जहाँ पर योग कितना है? योग कितना है? 12, ठीक है। तो भाई एफ में क्या आ सकता है बताना जरा। एफ में क्या आ सकता है? 12 तभी आएगा जब पहले पे 6 हो दूसरे पे भी 6 हो, तभी। और 6 जोड़ के 12 आ सकता है, इतना, है ना। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि योग 12 अब लिख लेना चाहो भी। अगर आप चाहो तो ऐसे फॉर्मूला, देखो मैं ये कह रहा हूँ, फॉर्मूला हालांकि 2 बार नहीं लिखो चल जाएगा, बट मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख पाए तो ऐसे लिख लो। एफ के अनुकूल परिणाम कितने? एक ही बंदा है ना। मतलब इन 12 में से सिर्फ एक ही बंदा फेवर कर रहा है इसको, और टोटल कितने हैं? 12। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/12। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है क्या यहाँ तक? कमेंट्स में बताते रहना यार, भले ही लाइव नहीं है, बाद में तुमको कमेंट पढ़ता हूँ। कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, अच्छे अच्छे कमेंट, ठीक है। तो तारीफ जितनी हो सके उतनी करो। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ, तो 5वां आ गया, ठीक है। छठे की बात करते हैं। छठा क्या है? नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियाँ हैं, है ना। 4 पुरुष, तो यहाँ पर है ना, पुरुष कितने हैं सर? नगर परिषद में पुरुष हैं 4 और स्त्रियाँ कितनी हैं सर? स्त्रियाँ कितनी हैं? 6। क्या बात है, ठीक है। तो पुरुष 4 स्त्रियाँ 6, तो कुल, है ना। हाँ, क्या बोला गया है? यदि एक समिति के लिए यादृच्छया एक परिषद सदस्य चुना गया है तो स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है? चलो ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? कुल सदस्य, है ना। हम क्या बोलेंगे? कुल सदस्य कितने हैं सर? कुल सदस्य कितने हैं? 4 आदमी हैं, 6 औरतें हैं, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? पहले पार्ट, अच्छा पार्ट नहीं बोला गया। पहला क्या है? एक स्त्री के चुने जाने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या है सर? स्त्री के चुने जाने की, है ना। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लेना यार, अब मैं लिख नहीं रहा, है ना। कुल स्त्रियाँ कितनी हैं सर? 6, और ये कितने हैं? 10। तो 2 3 6, 2 5 10, है ना। तो 2/5 आ गया प्रायिकता। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है एक अनभिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित पर 1 रुपये जीतता है और प्रत्येक पट पर 1.5 रुपये हारता है। इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन राशियों में से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा अगर हम 4 सिक्के उछालेंगे तो उसका एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, जो पिछली बार बताया था ट्रिक उसका भी अपडेटेड वर्जन, ठीक है। लेकिन अगर मैं सैंपल स्पेस ना भी लिखूं तो जो ये पूछा है ना कितनी प्रकार की राशियां प्राप्त कर सकते हैं, कितनी विभिन्न प्रकार की, ठीक है, वो हम ऐसे भी बता सकते हैं कॉमन सेंस से। पहले मैं ये लिखता हूँ फिर सैंपल स्पेस भी लिखूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं बोलूँगा कुल उछाले गए सिक्के हैं कितने भाई, है ना। कुल उछाले गए सिक्के, ठीक है। कुल उछाले गए सिक्के कितने हैं सर? 4 सिक्के उछाले गए हैं। तो यहाँ पर जो बंदा जीतता है ना वो ये देखते हैं, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है
कि सिक्का उछाला गया, अब चित आएगा या पट आएगा उसके हिसाब से वो बताएगा कि भाई कितने रुपए जीतेगा कितने रुपए हारेगा। जैसे चित आया अगर, है ना, चित, चित यानी कि हेड, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 रुपये जीत जाएगा, प्लस का मतलब है जीतता है, ठीक है। और अगर पट आ गया ना सर, ठीक है, क्या आ गया, पट, पट यानी कि टेल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा, यानी माइनस में चला जाएगा 1.5 रुपये, 1.5 रुपये हार जाएगा सर, इतने रुपीज़, है ना, ये रुपीज़ हैं, ठीक है ना, एक और वो ये रफली है ना, क्वेश्चन मैंने लिखा चल जाएगा, ये समझाने के लिए मैंने लिखा, इतने रुपये जीतता है इतने रुपये हारता है, हेड आएगा तो 1 रुपये जीतेगा, टेल आएगा तो 1.5 रुपये हार जाएगा। सोचो अगर आप ये गेम खेल रहे होते, खेलना मत, है ना, जुआ है ये, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई आपने 4 बार उछाला, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, तीसरी बार आ गया, चौथी बार टेल आ गया, तो जितनी बार हेड आया है उतनी बार आपको 1-1 रुपये मिलते जाएंगे, 3 बार हेड आया तो 1 रुपये का 3 गुना, फिर टेल आ गया तो उसमें से 1.5 रुपये हटा दो, ऐसी कुछ होगा। तो इसके लिए सैंपल स्पेस की जरूरत ही नहीं है। केस क्या क्या बनेंगे सर, वो ये हैं, ध्यान से देखो, है ना, हालांकि सैंपल स्पेस की जरूरत अभी पड़ेगी जब हम प्रायिकता निकालेंगे, तो सैंपल स्पेस तो लिखना ही है, बट मैं कह रहा हूँ उससे पहले यहाँ देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 घटनाएं बनाऊंगा, है ना, इवेंट 1 यानी घटना 1, घटना 1 क्या होगी सर, जब चारों के चारों, मान लो आपकी किस्मत इतनी अच्छी कि चारों के चारों हेड आ गया, जो भी बंदा खेल रहा है किस्मत इतनी अच्छी है कि जब उसे क्या मिल गए, 4 के 4 हेड आते हैं, 4 के 4 क्या आ जाए, हेड आ जाते हैं, है ना, कि जब चारों के चारों हेड आ जाए, है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जब 4 हेड आए या आ जाए, एक तो ये बनेगा। सोचो अगर ये 4 हेड आएंगे तो फिर राशि कितनी मिलेगी इसे, ठीक है, तो फिर राशि कितनी मिलेगी इसे, देखो आपको पता है हर एक हेड लाने पे 1 रुपये मिलते हैं, तो 4 हेड लाने पे 4 का मतलब 1 का 4 गुना यानी 4 रुपये मिलेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 रुपये, है ना, ये हो जाएगा 4 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 4 रुपये, तो इसका मतलब क्या है कि लाभ है 4 रुपये, प्लस 4 है ना, ये प्लस 4 का मतलब क्या हो गया, लाभ हुआ है 4 रुपये, है ना, यानी कि यहाँ पर इसे क्या हो गया है, यहाँ पर इसे लाभ हुआ है, प्लस का मतलब है फायदा हुआ, भाई फायदे में ये बंदा, है ना, फायदा का कितना, 4 रुपये का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा E1 था ये, क्या और भी कुछ केस बनेंगे सर यहाँ पे, बिल्कुल, है ना। E2 की बात कर लेते हैं। E2 का क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि जब 4 हेड था ना, अब 3 हेड रखो, 3 हेड आए व 1 टेल आ जाए, 3 हेड आए और 1 टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, तब राशि कितनी होगी सर, है ना, तब राशि कितनी होगी, देखना जरा भाई, 3 हेड आए हैं, हर एक हेड आने पे वो 1 रुपये जीत जाता है, लेकिन टेल भी आ गया एक बार, तो टेल आने पे माइनस में चला जाएगा 1.5 रुपये, यानी 1.5 रुपये हार जाएगा, एक बार पे 1 1.5, ठीक है, तो 3 कम 3, 3 में से 1.5 गया, कितने रुपए बचे, 1.5 रुपये, तो अभी देखोगे 1.5 प्लस का आ रहा है, यानी कि अभी भी वो फायदे में ही चल रहा है, भाई 3 रुपये जीता था, 1 रुपये 1.5 रुपये हार गया, तो ओवरऑल 1 रुपये 50 पैसे यानी 1.5 रुपये तो जितना वो चल रहा है, तो इसमें भी उसे लाभ ही हो रहा है, अभी भी उसे क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है सर, 1.5 रुपये का, कितने का हो रहा है, 1.5 रुपये का लाभ हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, अब आगे चलते हैं सर, अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं और मैं एक इवेंट बनाता हूँ, इवेंट 3 E3 यानी वो घटना या वो इवेंट जब, ठीक है, 4 हेड 3 हेड अब 2 हेड, है ना, 2 हेड आ जाए, ये वाला केस हो सकता है ना, वह 2 टेल आए, है ना, 2 टेल आए, 2 हेड व 2 टेल आए हैं, ठीक है, 2 हेड व 2 टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि तब यहाँ पे राशि कितनी होगी सर, अब राशि जरा कितनी होगी देखना जरा भैया, 2 बार हेड लाया, हर एक हेड लाने पे 1 रुपये मिलता है, 2 बार टेल भी लाया, 2 बार टेल भी लाया, लेकिन हर एक टेल लाने पे 1.5 रुपये माइनस होते हैं, -1.5, तो यहाँ से 2 एकम 2, 1.5 दूनी 3, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा माइनस का यहाँ पे, यानी कि -1 रुपये, यानी कि हानि हो गई सर, माइनस में चला गया बंदा, अब लाभ नहीं हो रहा है, अब हानि हो रही है, हानि कितनी हो रही है, 1 रुपये की। अब जरा लिखने के तरीकों को जरा ध्यान से देखना, यहाँ मैंने माइनस का निशान लगाया है, यहाँ मैंने माइनस का निशान लगाया है, लेकिन यहाँ नहीं है सर, यहाँ प्लस है, ऐसा क्यों, मैंने माइनस क्यों हटा दिया, क्योंकि मैंने अलग से हानि लिखा है, हानि वर्ड अपने आप में ही नेगेटिव चीज़ को दिखा रहा है, भाई नुकसान कितने का हुआ है, 1 रुपये का, तो नुकसान खुद ही माइनस अपने साथ लिए फिर रहा है, तो वहाँ पे अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इस बात को समझ लेना पहले तो। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अच्छा अच्छा, E3 भी हो गया, E4 की बात कर लेते हैं, है ना, E4 की भी बात कर लेते हैं। E4 का मतलब क्या होगा सर? अब कितने हो गए? 2 हेड, अब 1 हेड है सर, 1 हेड आ जाए, 1 हेड आ जाए, वह 4 सिक्के थे ना, तो 3 बार टेल आया होगा, तभी तो 4 सिक्के होंगे, ऐसा हो जाए। अब क्या होगा भाई साहब? अब क्या होगा? अब आप बोलोगे चलो ठीक है, अभी भी राशि निकाल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है सर, है ना। राशि क्या हो जाएगी? 1 हेड मतलब 1 ही रुपये जीता वो, लेकिन हार कितने गया? 3 बार 1.5 रुपये हारा है वो। तो 15 तियाँ 45 होता है नहीं, 1.5 तियाँ 4.5 में से घटाओगे 3.5 बच जाएगा, लेकिन 3.5 किसका बचेगा सर? माइनस का बचेगा, है ना। यानी कि इस बार ये हार गया इतने रुपए। भाई देखो ना, 4.5 रुपये हारा, 1 रुपये जीता, तो ओवरऑल एक तो बैलेंस कर लेगा नहीं, 3.5 रुपये हार में ही चल रहा है ना। तो यानी कि हानि क्या हुई है यहाँ पे? हानि हुई है। हानि कितने की हुई है? 3.5 रुपये की। माइनस मत लिखना यहाँ पे, क्योंकि हानि अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए इनको थोड़ा सा अलग अलग करते हैं और यहाँ पे आ जाओ, है ना। एक और इवेंट बनने वाला है यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं जगह बना रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इवेंट बनाता हूँ, इवेंट 5, है ना। जब चारों के चारों, इसकी किस्मत इतनी खराब रहेगी जब चारों के चारों ही टेल आ जाए, जब चारों के चारों टेल आए, यानी हेड आए ही ना एक बार भी, तब आप क्या बोलोगे राशि के बारे में भाई? आप कहोगे इसने हर बार 1.5 रुपये दिए होंगे जितनी बार भी टेल आया, 4 बार आया तो चारों बार इसने 1.5 रुपये दिए हैं सर, माइनस में गया है हर बार, है ना। यानी कि कितना? 15 चौके 60, 6.0 यानी 6 रुपये नुकसान में गया है, हानि हो गई। तो राशि हो गई -6 रुपये, है ना। राशि क्या हो गई? -6 रुपये। तो इसका मतलब इस बार भी हानि हुआ है, इस बार भी हानि हो गई। कितने की? यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ, 6 रुपये की। क्लियर होगी बात? तो विभिन्न राशियां जो जीत सकता था वो क्या क्या होंगी? वो क्या क्या होंगी? पहला, लाभ हो सकता है 4 रुपये का, या फिर लाभ हो सकता है 1.5 रुपये का, या फिर हानि हो सकती है 1 रुपये की। अब इसको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं सैंपल स्पेस बना दूंगा, है ना। या फिर ये हो सकता है, ये है विभिन्न राशियाँ। ये क्या है? विभिन्न राशियाँ हैं सर, है ना। ये हो गई विभिन्न राशियाँ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? विभिन्न राशियाँ आ गई, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, विभिन्न राशियाँ ये हो गई, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने सैंपल स्पेस तो बनाया नहीं है, ठीक है, उसके बिना ही निकाल दिया, फिर आप कह रहे हो सैंपल स्पेस बनाना भी पड़ेगा, फ़ायदा क्या है सर उसका? मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे बिना सैंपल स्पेस के। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कितनी बार वो 4 रुपये जीता है टोटल में से, कितनी बार वो ऐसा जीता है। हाँ, ये चीज़ें ही जीतेगा, जितनी बार जीतेगा हारेगा, इसके अलग अमाउंट नहीं आएगा, लेकिन वो कितनी बार आएगा वो हमें कैसे पता लगेगा? सैंपल स्पेस से। वो बनाते हैं अब यहाँ पे, मेरी बात समझो, है ना। सैंपल स्पेस में बनाता हूँ, ध्यान से देखना भाई। सैंपल स्पेस बनाने का ट्रिक देखो। इससे पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताया था वो क्या था? याद आ रहा है वो ट्रिक क्या था? मैंने कहा था कि एक सिक्के पे कितने लोग होते हैं, मतलब कितने आउटकम होते हैं। तो अगर एक सिक्के की आउटकम आपको पता है, अब जितने भी सिक्के उछाले जाओ उनकी पावर लगाते जाओ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। मतलब अगर एक सिक्का उछाला गया तो 2 की पावर 1, कुल आउटकम 2 होंगी। 2 उछाला गया है तो 2 की पावर 2 यानी 4, 3 सिक्के उछाले गए तो 2 की पावर 3 8, 4 सिक्के उछाले गए हैं 2 की पावर 4 यानी 16। ये आउटकम्स होंगी। मैंने कहा था देखो ये तो आप लिख लेते यार, इसमें तो कोई ट्रिक व्रिक बताने की जरूरत नहीं है कि भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये भी आप वैसे लिख ही लेते हो, है ना। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, है ना। यहाँ से आपको दिक्कत आती है ना। तो उसके लिए क्या करो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, उसमें एक दिक्कत थी लेकिन, है ना। उसमें दिक्कत क्या थी कि वैसे वर्टिकली बनता था, तो वापस से आपको अगर ऐसे अरेंज करना है तो दोबारा लिखना पड़ता था, है ना। उसका भी सॉल्यूशन लेके आया हूँ पहले, लेकिन वो ट्रिक देख लो। वो ट्रिक क्या था, जब वो समझ में आएगा तो यहाँ भी समझ आएगा। वो ट्रिक ये था सर कि जितने सिक्के उछाले गए उतनी लाइन बनाओ, ऐसे एरो बनाओ, मतलब कॉलम बनाना है, और ये बताएगा कि कहाँ पे रुकना है। जैसे अगर एक ही सिक्का उछाला गया है, कितने सिक्के उछाले गए हैं? एक सिक्का उछाला गया है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स, ये कॉइन अगर सिक्का एक ही है तो आपको 2 पे रुक जाना है। शुरुआत में लाइन में एक बार हेड लिखना है, एक बार टेल लिखना है, यानी यही आएगा, या तो हेड या तो टेल। आउटकम हो गई, है ना। तो सैंपल स्पेस एक सिक्के के केस में क्या बन जाएगा? या तो हेड या तो टेल। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ठीक है, अगर मान लो नंबर ऑफ कॉइन, है ना, ये ना हो के ये हो, 2 सिक्के हों, तो आपको क्या करना है? वही 2 लाइन बनानी है। 2 सिक्के हैं तो 2 लाइन्स बनानी है, यानी 2 कॉलम बनाने हैं। उसमें आपको क्या करना है? 4 पे रुकना है। पहली बार क्या आएगा? हेड
टेल, फिर हेड टेल। पहली लाइन में एक बार हेड एक बार टेल ऐसे बदलते जाते हैं। कहाँ तक जाना है? 4 तक। 1 2 3 4 खत्म। फिर क्योंकि अब 2 सिक्के थे, दूसरी लाइन को भी करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करोगे? हेड की संख्या डबल कर दोगे। हेड 1 है तो 2 कर दो, यानी कि 2 बार हेड और 2 बार टेल। तो इसको आप देखो ऐसे सैम्पल स्पेस में लिख दोगे, क्या? हेड हेड, है ना। अब आप कहोगे सर इसमें ना बस एक गड़बड़ी आ रही है, इसमें बस एक गड़बड़ी आ रही है कि अगर हम ऐसे वर्टिकली लिखे को ऐसे लिख रहे हैं ना, दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। कोई ऐसा ट्रिक बताओ जिसमें हम वो ना ऐसे लिखें, डायरेक्ट ये बना दें, चाहे जितने सिक्के हो भैंस के यहाँ। मैं कहूँगा बस आने वाला है वो ट्रिक, टेंशन मत लो। देखो ये हो गया, बस इसको एक बार समझ लो पैटर्न क्या था। फिर मैंने कहा अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं, मान लो ये हटा देते हैं, अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं सर, कितने सिक्के उछाले जाते हैं सर? अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो आप क्या करोगे? टोटल 3 ऐसे डाउनवर्ड एरो बना दो। अब आपको रुकना 8 पे होता है ना। तो यानी कि एक हेड टेल 4 हो गए, फिर हेड टेल 4 हो गए। फिर आप यहाँ पे कहोगे 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर यहाँ से 2 का डबल कर दो, है ना। यानी कि हर बार जैसे हम अगले में आएंगे डबल करते आएंगे। एक था, 1 बार हेड था, 2 बार हेड हुआ, अब 4 बार हेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 बार हेड और 4 बार टेल। अब आप कहोगे फिर से यार अगर हमें सैम्पल स्पेस ऐसे लिखना हो ना, फिर उठा के देख देख के यहाँ लिखना पड़ता है। मैं कहता हूँ देखो भाई ये ट्रिक समझ में आ गया है, ये ट्रिक समझ में आ गया है। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक दिखाता हूँ। डायरेक्ट ट्रिक दिखाता हूँ। देखो 4 सिक्के वाला, 4 सिक्के में 2 की पावर 4 है सर, है ना। 2 की पावर 4 यानी 16, है ना, यानी 16 पे रुकना है। तो देखो आप सैम्पल स्पेस अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो ऐसे लिखना, 16 है ना सर, 16 जगह बना लो, है ना। अपने मन ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, मन में ही बना लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16, एक बार में लिखते हैं इनको, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे लाइन बनने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट है, बट मेरे को समझाना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाए। फिर आप वही तरीका जो आप ऊपर से नीचे कर रहे थे यहाँ से करना। अगर 4 सिक्के हैं तो समझ लो 4 तीर, 1 2 3 4, 4 प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे 4 चीज़ें लिखनी है। पहले पहला प्लेस भरना, पहले पहला प्लेस यानी कि ये, है ना। वही चीज़ देखो डायरेक्ट वो नहीं बनाया मैंने, डायरेक्ट 4 सिक्कों लिख के दिखाता हूँ, है ना। पहली बार में हेड टेल हिस्ट्री बदल देना, हेड टेल, फिर क्या आएगा? हेड, फिर टेल, फिर क्या आएगा? हेड, फिर क्या आएगा? टेल, फिर क्या आएगा? हेड, फिर क्या आएगा? टेल। यही चीज़ करते जाओ, ठीक है। फिर आएगा हेड, फिर आएगा टेल, फिर आएगा हेड, फिर आएगा टेल, फिर आएगा हेड, फिर आएगा टेल, फिर आएगा हेड, फिर आएगा टेल। हो गया। जब दूसरी लाइन में आते थे यार तो उसका डबल हो जाता था, यानी कि अब 2 बार हेड 2 बार टेल, है ना। 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल। यही चीज़ करते रहोगे, ठीक है। 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल। दूसरी लाइन भी खत्म हो गई, समझ लो। उसी से बस मैच करना है, इसलिए मैंने कहा उसी का अपडेटेड वर्जन है। फिर यहाँ से आओगे तो 2 का डबल क्या? 4, यानी 4 बार हेड, 1 2 3 4, 4 बार हेड हो गया। अब 4 बार टेल। अगर देखो 3 वाला करना होता ना, वहीं पे रुक गए होते, 3 वाला आउटकम तैयार है। अगर 3 वाला करना होता 16 की जगह 8 ही करते और तैयार हो जाती, है ना। तो ये कितना हुआ? 4 बार हेड 4 बार टेल। अभी हम तीसरी लाइन कंप्लीट नहीं कर पाए, 1 2 3 यहाँ पे 2 ही है ना, तो यानी कि 3 बार हेड, सॉरी 4 बार हेड और 4 बार टेल। अब मैं आपको समझा कर रहा हूँ और बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो जल्दी से हो जाएगा। अगर आप पेन से करोगे, प्रैक्टिस कर लेना 1 2 बार, ठीक है। फिर ये भी हो गया। अगली लाइन में आएंगे तो 4 का भी डबल कर दो, 8 बार हेड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हेड, तो 8 बार टेल भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो भाई आपकी समस्या खत्म, है ना। इसी में दिक्कत होती थी ना आपको कि भाई पहले वैसे बनाओ फिर ऐसे बनाओ, है ना। ऐसे तो हमारे टाइम वेस्ट हो जाता है। लो यार ये भी बता दिया मैंने आपको ट्रिक, है ना। बड़ा सोच रहा था मैं कि यार उसको इसमें कैसे कन्वर्ट करूँ ताकि बार बार ऐसा ना करना पड़े। फिर मेरे को कल रात को ना आइडिया आया एकदम से, मैं सो रहा था, ठीक है, सोने ही जा रहा था, मुझे लगा अरे इसको तो ऐसे कर सकते हैं। फिर मैं उठा, मैंने कॉपी पे बनाया, मैं कहा अरे बन रहा है बढ़िया। वही चीज़ तो है, बस उसको इतने सोचना था अलग से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अब जरा ध्यान से देखना, 1 मिनट यार, ये लैपटॉप की बत्ती बुझती है ना, मुझे डर लगता है कहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि कैमरे में ना आवाज़ उतने अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं रही है, तो मुझे करना पड़ रहा है सब कुछ, है ना। आवाज़ इसमें रिकॉर्ड करनी पड़ रही है और वो उसमें, है ना। वैसे ठीक भी रहता है, खैर चलो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सब कुछ ठीक है, क्लियर है इतना।
अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि टोटल आउटकम्स कितनी है सैंपल स्पेस में, वो आपको नजर आ गई 16, वो ऐसे भी आ गया 2 की पावर 4 16। अब हमें बोला गया था कि जो ये राशि है ना, देखो 2000 क्वेश्चन में देखो, साथ ही इन राशियों में प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। राशियों की प्रायिकता निकालनी है। पहले राशियां कौन कौन सी प्राप्त कर सकते हैं मैंने लिख दिया, या तो इतने का लाभ, इतने का लाभ, या फिर इतने की हानि, इतने की हानि, उतने की हानि। ओवरऑल से खेलने में नुकसान ही होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि टेल आने पे उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, जबकि हेड आने पे मिल कम रहे हैं, 1 रुपये मिल रहा है, 1.5 रुपये देने पड़ रहे हैं। खैर राशि हमने बता दी थी। अब इन राशियों का हमें प्रायिकता बतानी है ना। तो पहली राशि क्या थी सर? पहली राशि थी 4 रुपये का लाभ, 4 रुपये का लाभ, यानी कि E1 वाला, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि भाई E1 क्या था? E1 क्या था, याद आ रहा है? E1 था चारों के चारों हेड आना, चारों के चारों हेड आना। देखो ना E1 क्या था? जब 4 हेड आ जाए। अब 4 हेड कितनी बार आए हैं इन 16 में से, वो देखना होता है ना। तो यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई E1 में तो क्या आ रहा है, चारों बार हेड एक ही बार आ रहा है, ऐसा 16 में से ऐसा एक ही बार हुआ। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है E1 की, या फिर आप यूं कह लो जो प्रोबेबिलिटी है कि जब लाभ होता है उसे 4 रुपये का, जब लाभ होता है उसे 4 रुपये का, इसकी प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट जो E1, यानी लाभ उसे कितनी बार ये हुआ, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने लोग थे। एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो भैया 16 में से आप देख लो एक ही बार ऐसा हुआ है जब चारों बार हेड आया है, यानी कि 1 बटे में टोटल कितने हैं 16, यानी कि जो अलग अलग चीज़ें आ सकते हैं उसमें ऐसा हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे अच्छा दूसरे की बताना सर, मैं कहूँगा ठीक है। E2 क्या था सर अपना? E2 क्या था? E2 था 3 हेड, कहाँ गया? E2 था जब 3 हेड आ जाए और एक टेल आए, है ना। E2 क्या था? E2 था 3 हेड आए और एक टेल आए, है ना। तो मैं कहूँगा कि अच्छा फिर ये E2 में आएगा क्या क्या? E2 में आएगा क्या क्या? वो इवेंट लिखना जरा। क्या ये ऐसा ही होगा? देखो ना भाई, किस क्रम में आएगा उसमें डिपेंड थोड़ी करता है। यहाँ उसने 1 रुपये दिए, लिए लिए लिए, यहाँ 1.5 रुपये हार गया। 3 हेड एक टेल वाला ये भी, है ना। तो ये भी है ना, ये भी देख लो 3 हेड एक टेल वाला, यहाँ भी उतना ही रुपये जीता आ रहा होगा जितना इसमें जीता आ रहा है। भाई यहाँ पे 3 रुपये जीता है, 1.5 रुपये हारा। यहाँ पर भी 1 2 3 हेड है, 3 रुपये जीता, 1.5 रुपये हारा, वही राशि बन रही है। यानी कि अब इसमें देखो कितनी चीजें आएंगी, है ना। जहाँ पे 3 बार हेड होगा, जहाँ पे 3 बार हेड होगा, यहाँ पर भी 3 बार हेड है, 1 बार टेल है सर, है ना। 3 बार हेड है, 1 बार टेल है। और कहाँ कहाँ पे है? और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। 3 बार हेड है, 1 बार टेल है, 3 बार हेड है, 1 बार टेल है, 1 2 3 4। ठीक है, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो मतलब इसके फेवर में 4 हैं सर, इसके फेवर में 4 हैं, है ना। चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ, अगर नहीं भी लिखोगे उसमें रहने देखो तब भी चल जाएगा, पर फिर भी चाहो तो, है ना। हेड 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 टेल, ये वाला 3 बार हेड 1 बार टेल है, या फिर हेड हेड टेल हेड ये वाला है, या फिर हेड टेल हेड हेड है ये वाला है, या फिर टेल हेड 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 टेल हेड 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 ये वाला है ना। तो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की हम बात कर रहे हैं अगर, या फिर हम बात कर लें प्रोबेबिलिटी जब उसे क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, उसे लाभ ही हुआ था। क्या हुआ था? लाभ। कितने का? 1.5 रुपये का, है ना। यानी कि जब उसे लाभ हुआ है, जब उसे लाभ हुआ है इतने रुपए का, तब क्या होगा? 1 2 3 4, फॉर्मूला लिख चुके ना एक बार, बस खत्म है। डिवाइड बाई टोटल 16 है, यानी कि 1/4। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है यहाँ तक, है ना। अगर मैं इसी, अब आप समझ जाना यार, प्रोबेबिलिटी E3 की सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ E3, है ना। सीधा सीधा कर दूँ आप समझ जाओगे। अब मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा E3 P3, है ना। यहाँ पे बस सर्कल कर दूंगा, आप समझ जाना, है ना। या चलो यार कर ही देता हूँ, छोड़ो, है ना, तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है, तब मैं क्या बोलता हूँ कि चलो ठीक है E3 की ही बात कर लेते हैं। E3 में क्या था? 2 हेड व 2 टेल। तो E3 में कौन कौन आएगा भाई, अब बताना जरा, है ना। इसका मतलब E3 में कौन कौन आएगा बताना जरा, बताना जरा। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, कहीं दिख रहा है क्या? 2 हेड 2 टेल, भैंस क्या गिरा। 2 हेड 2 टेल, और 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल, है ना। 2 हेड 2 टेल है, और कहीं दिख रहा है क्या? 2 हेड 2 टेल, हाँ 2 हेड 2 टेल, और कहीं दिख रहा है क्या? 2 हेड 2 टेल, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, 1 2 3 4 5, और कहीं दिख रहा है क्या? हाँ ये 2 हेड 2 टेल, है ना। ये 6 हैं सर, तो ये 6 लिख देना इसके अंदर,
है ना। ये 6 इसके अंदर लिख देना, ठीक है, ये 6 इसके अंदर लिख देना। लिख दूँ क्या? चलो, हेड हेड टेल टेल एक आ गया, और हेड टेल ये आ गया, और हेड टेल हेड ये आ गया, और 1 2 3 लिख लिया, और फिर टेल हेड हेड टेल आ गया, फिर टेल हेड आ गया, फिर टेल हेड टेल हेड हेड हेड। ठीक है भाई। तो यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालूं, या फिर इसको आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी हानि, क्यों राशि की बात करी थी ना, तो हानि हुई है इसमें भाई। कितनी हानि हुई थी जब 2 हेड 2 टेल आए थे? 1 रुपये की, है ना। जब हानि हुई है, क्या हुई है? हानि कितने की सर? 1 रुपये की। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं 16 में से, यानी कि 2 से काटोगे 2 3 6, 2 8 16, 3/8। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं आगे बात करता हूँ सर, अगर मैं आगे बात करता हूँ और इवेंट 4 की बात करता हूँ, इवेंट 4 में क्या था? 1 हेड और 3 टेल। तो इसमें क्या आएगा सर? इवेंट 4 में क्या क्या आएगा जरा देखना। 1 हेड और 3 टेल सेलेक्ट करने हैं आपको। 1 हेड और 3 टेल, है ना। पहले तो इसको मिटाना पड़ेगा भाई। ठीक है, 1 हेड 3 टेल कहाँ कहाँ है भैंस की आँख? देखना जरा एक बार। 1 हेड 3 टेल, 1 हेड 3 टेल यहाँ मिल रहा है, 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 और तो कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, हेड टेल टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड टेल टेल, और टेल हेड टेल हेड टेल, और टेल हेड। ये 4 चीज़ें बनी, है ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? E4 बोल दो, या फिर आप प्रायिकता बोलो। इस केस में नुकसान कितना हुआ था उसे? इस केस में नुकसान कितना हुआ था? 1 हेड व 3 टेल, 3.5 रुपये का, है ना। या फिर आप बोल दो हानि 3.5 रुपये की, है ना। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, और टोटल सैंपल पॉइंट 16, यानी कि 1/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब E5 भी यहीं से निकाल ही लें क्या? E5, है ना। E5 क्या था? E5 था चारों के चारों टेल आ गए, हेड आया ही नहीं। तो इसमें तो एक ही चीज़ आती है ना। इसमें तो एक ही चीज़ आती है। तो आप ऐसे ही बता सकते हो यार, है ना, कि भाई E5 में क्या क्या आएगा? जब 1 2 3 4 चारों पे टेल आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? E5 की 1/16, या फिर यूँ कह लो इसमें उसे 6 रुपये का हानि हुआ था। ठीक है, याद आ रहा है ना भाई। हर बार वो 1.5 रुपये हार रहा है, 1.5 4 बार कर दो ना, तो 1.5 3 का डबल, है ना, 6 रुपये। ठीक है, 1.5 3 4.5 और 6, तो कितना? 1/16। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखो, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने इसमें आपको ट्रिक भी बता दिया भाई, सिंपल सा। आपका बहुत टाइम बचेगा इन सब ट्रिक से, ठीक है, बहुत टाइम बचेगा, मतलब सच में बहुत टाइम बचेगा। आप इनको बस प्रैक्टिस करना ना 1 2 बार, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा यार हम कितने लंबे चौड़े तरीके से कर देते हैं, सैम्पल स्पेस बनाना, ये करना वो करना, है ना। अब सैम्पल स्पेस तो आसान होता है बनाना। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई बात? अब देखो, अगर आपने 4 सिक्कों का बना लिया, 3 सिक्के, तो फिर खेल है, अब कर लोगे। ठीक है, यह बात समझ में आई। चलो, अगला 3 सिक्के पे ही है, इसी ट्रिक से करेंगे, आपका ये पक्का हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, रुको, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, अब चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 3 सिक्के उछाले के ना, पहले सैंपल स्पेस बताओ, है ना। अब देखो, अब आप डायरेक्ट बना लोगे सैंपल स्पेस, जो मैंने आपको भी ट्रिक सिखाया था भाई। 3 सिक्के उछाले गए हैं, 2 की पावर 3, यानी कि 8 होगा, है ना। यानी कि टोटल 8 पे रुकना है आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। पहले बार हेड टेल चेंज करते रहो, हेड टेल
ठीक है, ये कर लिया। जब दूसरी लाइन में आओगे तो इसका डबल बार चेंज करना, यानी हेड एक बार लिखा था फिर चेंज करता, 2 बार लिखो, यानी कि 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 का डबल कर दो फिर से 4, यानी कि अब 4 बार हेड, 1 2 3 4, 4 बार हेड 4 बार टेल, 1 2 3 4, खत्म बहस किया। देख रहे हो? ठीक है, देख रहे हो ना, जलवा है भाई का। ठीक है, हो गया ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अरे इनकी तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई, शकल ही बिगड़ गई। चलो ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं 1 मिनट रुक जाओ, कोमा का थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई क्या क्या बोला है ना, पहले बात कर लेते हैं। पहले मैं बोला है प्रोबेबिलिटी 3 चित प्रकट होना, तो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखोगे, 3 चित। फिर से बोल दो भाई, है ना, 3 चित का मतलब क्या हो जाएगा, चित मतलब हेड यार, चित मतलब हेड, और पट मतलब टेल, समझ जाना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, नीचे क्या आ जाएगा, कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हैं सर, मतलब 3 चित आए हों, 3 चित, तीनों के तीनों हेड एक ही बार हो रहा है 8 में से, है ना, तो 1 बटे में टोटल कितने हैं, 8 भाई, 8 है। बात समझ में आ गई, पहला। ठीक है, दूसरे की बात अगर मैं करूं सर, दूसरे की बात अगर मैं करूं, क्या बोला है, 2 चित प्रकट होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी 2 चित, चित यानी कि हेड, यार मैं लिख ही देता हूँ, है ना, अगर आप भूल जाना कि भाई चित मतलब हेड, चित यानी कि हेड और पट यानी कि टेल, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 चित, 2 चित है तो ठीक है, तो अब फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। टोटल आउटकम्स कितनी, 8। बस हमें देखना है कि 2 बार हेड कहाँ पे, 2 मतलब एग्जैक्टली 2, है ना, जब कम से कम या ज़्यादा नहीं लिखा या फिर न्यूनतम अधिकतम नहीं लिखा तो समझोगे एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी हैं 2 हेड, यहाँ पर भी हैं। ठीक है, और कहीं आपको तो एग्जैक्टली 2 हेड नहीं मिलेंगे, 3 बार है ऐसा। कितनी बार है सर, 3 बार, तो हो जाएगा 3/8। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर, है ना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, न्यूनतम 2 चित, है ना, तो यहाँ पर क्या है, न्यूनतम। अब न्यूनतम आ गया ना, अब ध्यान रखना है आपको, न्यूनतम 2 चित यानी कि 2 हेड, तो जाहिर सी बात है भाई, है ना, जाहिर सी बात है, मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, अगर आप कन्फ्यूज जाओ कि जिस भी नंबर में बोला उस पर आके खड़े हो जाओ। 2 की बात कर रहे हैं, 2, न्यूनतम का मतलब होता है कम, हम उल्टा करते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे, 2 से आगे 3 4 5 ऐसे जाओगे, लेकिन 4 5 अपने काम के नहीं है। क्यों सर, क्योंकि 4 सिक्के उछाले नहीं गए, 5 सिक्के उछाले नहीं गए, तो मैक्स टू मैक्स 3 ही हो सकते हैं ना, है ना। तो न्यूनतम 2 हेड का मतलब क्या है, या तो 2 हेड या 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 हेड या 3 हेड। तो हमें 2 हेड वाला केस भी लेना है, 3 हेड वाला भी, ये वाला भी है 3 हेड वाला केस, क्योंकि 3 वाला भी लेना है। ठीक है, और ये भी है 2 हेड 2 हेड 2 हेड, बस। तो कितने लोग आ गए, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/8, यानी कि 1/2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, अब चौथे पार्ट की बात कर लेते हैं सर, है ना, चौथे पार्ट की बात कर लेते हैं। चौथे पार्ट में क्या बोला है, अधिकतम 2 चित, है ना, अधिकतम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है सर, प्रोबेबिलिटी है अधिकतम, अधिकतम 2 चित्र यानी कि 2 हेड। अब फिर से मैंने कहा, जो भी नंबर है इस पे आके खड़े हो जाओ, यानी कि 2 पे खड़े हो गए आप। अधिकतम है तो आगे जाना चाहिए था, हम उल्टा करेंगे, पीछे जाएंगे, यानी 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, 0 आता है, -1 तो लेंगे नहीं, यानी कि अधिकतम 2 हेड का मतलब है या तो 2 हेड हो, वो वाला केस भी लेना है, 1 हेड हो वो भी केस लेना है, 0 हेड हो, कोई हेड ही ना हो, वो केस भी लेना है। तो आपको ये सारी चीज़ चुननी है अधिकतम 2 हेड में। तो अधिकतम 2 हेड मतलब क्या, 2 हेड वाला केस ले लो, ये रहा 2 हेड वाला केस। ठीक है, ये भी 2 हेड वाला केस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए। 1 वाला केस भी लोगे, है ना, इसमें 1 हेड है तो मैंने क्यों लिया, देखो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, 2 हेड है, ठीक है, 2 हेड है, नहीं 1 हेड है तो वो भी लोगे, है ना, 1 हेड है वो भी लोगे, कोई हेड नहीं है, 0 हेड। तो ऐसे भी आप कह सकते हो यार, अगर ऐसे ना गिना होता, आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो होगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, यानी 3 हेड नहीं होने चाहिए, तो बस 3 हेड वाला केस हटा दो, 7/8। ऐसे भी सोच सकते थे, खैर मेरे को ये ट्रिक सिखाना था इसलिए मैंने आप ऐसे किया, तो कितना आ गया, 7/8।
कितना आ गया 7/8, ठीक है, क्योंकि ऐसे 7 अपने फेवर में, मतलब इसके फेवर में, टोटल 8 है ना। पाँचवें की अगर हम बात करें सर, पाँचवें की अगर हम बात करें तो पाँचवें में क्या बोला गया है, पाँचवें में कह रहा है एक भी चित्त प्रकट ना हो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी है ना, कोई चित्त नहीं, एक भी चित्त नहीं, यानी कोई हेड नहीं, चित्त मतलब हेड। तो भैया कोई हेड नहीं तो एक ही बार है, कहाँ पे, जब तीनों टेल हो, है ना, एक ही बार है, तो 1/8 हो जाएगा इसका। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना। अगला क्या है, 3 पट प्रकट होना, है ना। छठे की अगर मैं बात करूँ, पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, ठीक है, नज़र तो आ रहा है अभी, है ना। प्रोबेबिलिटी 3 हेड प्रकट होना, है ना, 3 हेड, कोई भी पट ना प्रकट होना, यानी कोई भी टेल ना आना, कोई भी टेल ना आना मतलब, अरे सॉरी यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 पट प्रकट होना ना, पट यानी कि टेल, सॉरी 3 टेल, है ना, पट यानी कि टेल, ठीक है, पट यानी कि टेल, 3 पट यानी कि 3 टेल, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों टेल वही है 1/8, है ना। तो छठे तक आपको समझ में आ गया क्या, छठे तक समझ में आया। अब 7वें 8वें के लिए जगह नहीं है, कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ क्या, देखो इतनी जगह में हो जाएगा यार, अगले पन्ने पे क्यों जाना, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। कि भैया 7वां पार्ट है ना, पार्ट वाइज देखना, पहला फिर दूसरा तीसरा देखते हो ना, फिर 7वां देखना PDF में, है ना, जिन्हें वीडियो देखे उसको समझ में आ जाएगा। खैर 7वें में कह रहे तथ्यता 2 पट, है ना। तो यानी कि अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी, तथ्यता मतलब होता है एग्जैक्टली, तथ्यता 2 पट, पट यानी कि टेल, है ना, तथ्यता 2 पट यानी एग्जैक्टली 2 पट, एग्जैक्टली 2 टेल, है ना। 2 टेल यहाँ पे दिख रहे हैं, एग्जैक्टली 2 है ना, 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, और 2 टेल दिख रहे हैं ना, 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, 2 टेल दिख रहे हैं ना, 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। कितनी बार आया, 3 बार, है ना, 3 आउटकम्स के फिर मतलब बटे में 8, है ना। 8वां हो गया, चलिए 8वां हो गया, तो अब बात कर लेते हैं 9वें की, है ना। 9वां, सॉरी 7वां हुआ ना अभी तो, ठीक है। अब 8वें की बात कर लेते हैं। 8वें में क्या बोला है यार, देखना 8वें में क्या बोला है, 8वें बोला है कोई भी पट प्रकट ना हो, कोई भी पट प्रकट ना हो, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कोई टेल नहीं, कोई पट नहीं, कोई टेल नहीं मतलब सिर्फ तीनों हेड हो, कोई टेल नहीं मतलब इसमें देख लो कोई भी टेल नहीं, तो इसका मतलब 1/8, ठीक है। 9वें की बात अगर मैं करूँ, जो कि आखिरी पार्ट भी है इसका, तो इसमें क्या कह रहा है, अधिकतम 2 पट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अधिकतम, याद रहे, है ना, अधिकतम 2 पट यानी कि 2 टेल। अधिकतम 2 टेल का मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, 3 टेल नहीं होने चाहिए, ऐसे भी आप सोच सकते हो। 1 मिनट पेन गिर गया, है ना, मतलब ये वाला केस नहीं लोगे मैं साहब, ये वाला केस नहीं लोगे, है ना। इन सब में देख लो अधिकतम 2 पट हैं, है ना, नहीं तो आप ट्रिक वाले तरीके से कर लेना। अधिकतम 2 पट मतलब क्या भाई, 2 पट से ज़्यादा ना हो, 2 पट से ज़्यादा हो गए तो दिक्कत होगी, कम हुए तो दिक्कत नहीं है, यानी 7/8, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7/8। यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यह कह रहा है किसी घटना A की प्रायिकता इतनी है, यानी कि प्रायिकता किसी घटना A की कितनी है, 2/11। तो घटना A नहीं की प्रायिकता आपको याद रखना है, प्रायिकता A नहीं, ठीक है, A के ना होने की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1 माइनस प्रायिकता A की, ये फॉर्मूला याद रखना। तो 1 में से प्रायिकता A की कितनी है, 2/11, तो 11 में से 2 इधर है, तो 11 में से 9 हट गया होगा, इनको हटाओगे तो 11/9 आ जाएगा, 9/11 आ जाएगा, ये नहीं, ठीक है भाई, ये आ गया, है ना। ऐसे भी कह सकते हो अगर 11 में से 2 बार ए होता है तो 11 में से 9 बार ए नहीं होता है, ऐसे ही कह सकते हो सिंपली, है ना, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, प्लस माइनस एलसीएम फेलसीएम, ठीक है। ये जोड़ो घटाओ, खैर छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। ऐसे एसिनेशन एक अक्षर चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, है ना, इस शब्द एसिनेशन से एक अक्षर चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्वर व्यंजन, है ना। तो यहाँ पे कुल स्वर कितने हैं सर, गिन लो बस, कुल स्वर यानी वोवेल्स, और कुल व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कुल व्यंजन कितने हैं? स्वर समझते हो ना, A E I O U, स्वर क्या होते हैं इंग्लिश में, A E I O U, ठीक है। अब इनमें से देखो कौन कौन है यहाँ पे, है ना, A है 1 2, I है 3, फिर ये है 4, ये 5, ये 6, U तो खैर है भी नहीं, कोई बात नहीं, पर है कितने आप बस वो गिन लेना,
ठीक है, तो कुल स्वर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कुल व्यंजन कितने हो गए? टोटल कितने थे? टोटल थे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 में 7 घटा दो या 6 घटा दो 7, कुल व्यंजन 7 है, ठीक है ना। और कुल अक्षर कितने हैं? अक्षर मतलब स्वर व्यंजन मिला के कुल अक्षर हैं 13, याद रहे आपको, है ना। तो हमें क्या निकालना है? पहले में प्रायिकता निकालनी है, एक स्वर आ जाए, अगर चुना जाए तो एक स्वर आए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं और डिवाइड बाई कुल अक्षर कितने हैं, या फिर अनुकूल परिणाम डिवाइड कुल परिणाम भी लिखना। कुल स्वर हैं 6, कुल अक्षर हैं 13। ऐसे ही सर, है ना, ऐसे ही अगर हमें प्रायिकता निकालनी हो व्यंजन की, एक व्यंजन आता है ना, प्रायिकता निकालनी हो कि भाई ये चुना गया अक्षर है वो एक व्यंजन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कुल व्यंजन या कुल व्यंजनों की संख्या, जैसे भी आप लिखना चाहो, डिवाइड बाई कुल अक्षर। कुल व्यंजन है 7, कुल अक्षर हैं 13, यानी 7/13। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यार ये आपको समझ में आ गया हो, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे जाके सर्च करना हिंदी मीडियम आर्मी। थैंक यू। और हाँ यार, कमेंट में बता देना कैसा लगा लेक्चर।